ऐसे नॉलेज का क्या फायदा जिसका कोई यूज ही ना हो। इंटीग्रल सीखने में इतना टाइम लगाया तो अब उसका एप्लीकेशन भी तो देखें। हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूं क्लास 12 मैथमेटिक्स एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का वन शॉट वीडियो। हमेशा की तरह खत्म करेंगे इस पूरे लेसन को सिर्फ एक वीडियो में और इस एक वीडियो को देखने के बाद आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। सो तैयार है सभी लोग? लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम इंटीग्रल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, दैट इज how using integrals how do we find area under simple curves। इनफैक्ट इसका डिस्कशन हमने तभी शुरू कर दिया था जब इंटीग्रल्स वाले लेसन के अंदर हम बात कर रहे थे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में, राइट। उसमें हमने देखा था कि किस तरह से एक कर्व के अंदर का जो एरिया है, लाइक फॉर एग्जाम्पल एक ग्राफ जब भी हम प्लॉट करते हैं तो जो हमारे कर्व्स होते हैं उसके अंदर का एरिया बोले तो मतलब लेट्स से दिस इज अ कर्व, तो इसका एक्स एक्सिस के ऊपर इसके प्रोजेक्शन को देखते हुए इसके अंदर जितना एरिया फॉल करता है दैट इज द एरिया अंडर द कर्व। तो इस एरिया को निकालने के लिए हम हेल्प लेते हैं इंटीग्रल का। कैसे? बहुत आसान है, एक दो एग्जांपल्स करेंगे और आपको हो जाएगा क्रिस्टल क्लियर। तो बच्चों, एरिया अंडर सिंपल कर्व निकालने के लिए जो हमारा अप्रोच रहेगा वो बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा। हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे और उसी एलिमेंट को इंटीग्रेट कर देंगे उस इंटरवल के अंदर, ठीक है। मतलब लेट अस सपोज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये मेरा कर्व है, ठीक है। मुझे निकालना है एरिया अंडर दिस कर्व, यानी कि ये जो रेड रीजन है इस पूरे रेड रीजन का मुझे एरिया निकालना है, ठीक है। अब मुझे ये पता है कि ये जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी, यानी कि अब मुझे मेरे लोअर और अपर लिमिट्स पता है, एक्स की वैल्यूज पता है दोनों एक्सट्रीम एंड्स पे, ठीक है। तो मैं एरिया कैसे निकालूंगी? जैसा कि मैंने बताया था, सबसे पहले लूंगी मैं एक स्मॉल एलिमेंट। कैसा एलिमेंट ले रहे हैं यहाँ पर? लेट्स से मैंने एक पतली सी वर्टिकल स्ट्रिप ले ली एज अ स्मॉल एलिमेंट। अब ये जो पतली सी स्ट्रिप है इसका देखो डायमेंशन कितना है, लेट्स से dx, ये मेरा x एक्सिस है। अब इसका एक छोटा सा हिस्सा लिया है तो लेट्स कॉल इट dx, ठीक है। तो अब हम इंटीग्रेट किसको करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे एफ ऑफ एक्स को विथ रिस्पेक्ट टू dx। कहाँ से कहाँ तक? देखो ये जो छोटी सी जो dx है, ऐसे और एलिमेंट्स हम लेंगे, किस पॉइंट से किस पॉइंट तक? x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू b तक। तो हम क्या इंटीग्रेट करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स dx फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b। और जैसे ही हम इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू निकाल लेते हैं वही वैल्यू हो जाएगी एरिया अंडर दिस कर्व। अब देखो बच्चों, इसी को करने का एक और तरीका हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा अपना स्मॉल एलिमेंट इस वर्टिकल स्ट्रिप को ही लो, आप चाहो तो एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप को भी ले सकते हो एज अ स्मॉल एलिमेंट। तो जैसे ही आपने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लिया तो देखो वो स्ट्रिप की जो डायमेंशन है वो क्या हो जाएगी? dy, क्योंकि वो y एक्सिस के अबाउट आपने एक छोटा सा एलिमेंट लिया है ना। अब ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स मिल करके ये पूरा रेड वाला रीजन कवर कर सकते हैं, यानी कि ये पूरा एरिया को कवर कर सकते हैं। तो इस केस में आप एरिया कैसे निकालोगे? आप इंटीग्रेट करोगे x को विथ रिस्पेक्ट टू dy, राइट। कहां से कहां तक? देखो y की वैल्यू देखो कहां से कहां चेंज हो रही है। सो y की वैल्यू जहां से जहां चेंज हो रही है वो आपके लोअर और अपर लिमिट्स हो जाएंगे। जैसे कि यहां पर y की वैल्यू c से d तक चेंज हो रही है, तो आपका इंटीग्रल क्या हो जाएगा? एरिया विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x dy फ्रॉम c टू d। तो इस तरीके से, इसी अप्रोच के साथ हम, चाहे कोई सा भी कर्व दिया हुआ हो, बट इसी अप्रोच के साथ हम एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे। अब देखो बच्चों, कई बार ऐसा हो सकता है कि एक कर्व कुछ इस तरीके से है कि उस कर्व का एक पोर्शन का जो एरिया है वो एक्स एक्सिस के नीचे फॉल कर रहा है और उसका दूसरा पोर्शन का जो एरिया है वो एक्स एक्सिस के ऊपर फॉल कर रहा है, जैसे कि ये वाला कर्व, राइट। इस कर्व को अगर ध्यान से देखो तो एरिया अंडर दिस कर्व क्या है? a1
प्लस A2, A1 भी इसी कर्व के अंडर का एरिया है और A2 भी इसी कर्व के अंडर का एरिया है। बट दिक्कत यह है कि A1 जो है वो x एक्सिस के नीचे है और A2 जो है वो x एक्सिस के ऊपर है। अब जितनी कोऑर्डिनेट्स की नॉलेज हम सभी को है उसके हिसाब से हमें क्या पता है कि भाई x के नीचे है मतलब नेगेटिव, x के ऊपर है मतलब पॉजिटिव। तो उस लॉजिक के हिसाब से A1 नेगेटिव हो जाएगा और A2 पॉजिटिव हो जाएगा। तो फिर अगर मुझसे पूछा जाएगा कि भाई व्हाट इज द टोटल एरिया अंडर दिस कर्व, तो मैं क्या करूंगी, -A1 + A2 ऐसे निकालूंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एरिया का मतलब क्या होता है, इस रीजन के अंदर कितना एरिया है, उसके पॉजिटिव नेगेटिव से कोई मतलब ही नहीं है। तो इसीलिए इस डाउट को दिमाग से बाहर रखने के लिए हम क्या कहते हैं कि एरिया अंडर अ कर्व विल बी गिवन बाय द एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि भैया वो कहीं पे भी लाई करे, नेगेटिव में लाई करे, पॉजिटिव में लाई करे, बट हम उसके एब्सोल्यूट वैल्यू को कंसिडर करेंगे, यानी कि हम उसके पॉजिटिव वैल्यू को कंसिडर करेंगे। तो इस केस में हम टोटल एरिया को कैसे दिखा सकते हैं, mod of A1 plus mod of A2, मतलब भाई चाहे A1 A2 कहीं भी लाई करे बट दोनों की हम तो पॉजिटिव वैल्यूज लेंगे। एंड उसी वजह से इन जनरल हम क्या कह सकते हैं कि जो एरिया A है दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx फ्रॉम A to B, इसका मॉड, यानी कि वी आर ओनली कंसर्न अबाउट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल। तो चलो ट्राई करते हैं एक क्वेश्चन, ठीक है। यहां पर हमारा पहला एग्जाम्पल है, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्कल x² + y² इज इक्वल टू A²। हमने अपनी ज्योमेट्री में प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि किसी भी सर्कल का जो जनरल इक्वेशन होता है दैट इज x² + y² इज इक्वल टू A²। इसमें ये A क्या डिनोट करता है, A डिनोट करता है रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक सर्कल बना लेते हैं। सो लेट अस सपोज दिस इज द सर्कल, इट मींस कि इस सर्कल का रेडियस कितना है, A है, ठीक है। ये तो बेसिक्स है, सबको पता है, अमेजिंग। अब हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, मुझे पूरे सर्कल का एरिया चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अंदर एक पतला सा छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे, ठीक है। तो लेट अस सपोज इस केस में हमारे पास वैसे दो ऑप्शंस हैं एलिमेंट लेने के लिए भी, बट फिलहाल लेट अस गो विथ ऑप्शन 1। हमारा ऑप्शन 1 क्या है कि हम एक एलिमेंट लेते हैं dx। हम कैसा एलिमेंट ले रहे हैं, यहां पर एक वर्टिकल स्ट्रिप ले रहे हैं। वर्टिकल स्ट्रिप बोले तो देखो एक पतला सा छोटा सा एलिमेंट जो हमने लिया है, देखो ये पिंक कलर की स्ट्रिप दिख रही है पतली सी, ये छोटा सा dx एक एलिमेंट लिया है। dx मतलब इस एलिमेंट की जो ये थिकनेस है ना, ये जो चीज है दैट इज dx, एज्यूमिंग दिस इज x एक्सिस, तो ये छोटा सा है दैट इज dx, ठीक है, ओके ग्रेट। अब मान लो पूरे सर्कल को भूल जाओ, अब इसको जब आप देख रहे हो तो आप क्या देख रहे हो, O इज द सेंटर, है ना। तो ये जो रेड वाला पोर्शन है वो एक सर्कल का कितना पार्ट है, क्वार्टर ऑफ अ सर्कल है, राइट। मतलब 1 2 3 4, ये चारों क्वार्टर मिलके पूरा सर्कल बन रहा है, ठीक है। फॉरगेट अबाउट द कंप्लीट सर्कल, सिर्फ इस रेड वाले पोर्शन पे फोकस करो। इस रेड वाले पोर्शन का अगर मुझे एरिया निकालना है तो इन अ वे मैं ये कहना चाह रही हूं, ऐसे पिंक कलर की बहुत सारी स्ट्रिप्स होंगी यहां पर, 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 और उन सारे स्ट्रिप्स को अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो मुझे इस पूरे रेड वाले एरिया का एरिया मिल जाएगा, रेड वाले रीजन का एरिया मिल जाएगा, ऐसे भी बोल सकती हूं मैं, ठीक है। तो इस रेड वाले रीजन का एरिया कितना होगा, जो रेड रीजन है, ठीक है। सो रेड रीजन का जो एरिया होगा लेट से A1, वो कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ y dx, ठीक है। कैसे होगा ये ऐसे 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 बहुत सारी स्ट्रिप्स होंगी, यानी कि dx 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 ऐसे होता जाएगा, और इधर क्या है, y एक्सिस की वैल्यू भी तो ऐड होती जाएगी, है ना। सो y इंटू एक्स हम करते जाएंगे। अब ये जो dx के लिए हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, dx कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है, यहाँ पर हम किसका यूज कर रहे हैं, डेफिनेट इंटीग्रल का, एब्सोल्युटली। तो देखो dx की वैल्यू यहाँ पर इस एक्सट्रीम पे क्या थी, dx की वैल्यू इस वाले पॉइंट पर, ये ओरिजिन है, तो dx x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 0 है, ओरिजिन पे x तो 0 होता है। और ये कहाँ तक हम कर रहे हैं, ऐसे छोटे 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 स्ट्रिप्स हम इस पॉइंट तक लेके जा रहे हैं, तो इस वाले पॉइंट पर x की वैल्यू क्या है, जितना इस सर्कल का रेडियस है, यानी कि a, करेक्ट। तो मतलब ये इंटीग्रेट हम कहाँ से कहाँ तक करेंगे, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू a तक, यानी कि 0 से लेकर के a तक करेंगे।
अब ये जो है ये तो बात हो रही है सिर्फ रेड वाले रीजन की एरिया के बारे में, है ना। बट जब मुझे एरिया ऑफ द सर्कल चाहिए, एरिया ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा, इस एरिया का 4 टाइम्स, ठीक है। तो इस एरिया का 4 टाइम्स हो जाएगा एरिया ऑफ द सर्कल। हो गया, क्लियर है। चलो अब यहां पर हम y की वैल्यू क्या लिखेंगे, y की वैल्यू मुझे ये वाला इक्वेशन देगा। देखो इस इक्वेशन से मैं क्या लिख सकती हूं, y स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि y इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो वही वैल्यू यहां पे डाल देंगे, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम 0 टू a। अब क्या करना है, सिर्फ इस डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करना है। अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हम हेल्प लेंगे हमारे इस फॉर्मूला का, जिसको हम पहले भी कई बार यूज कर चुके हैं, इंटीग्रेशन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो यहां पर अगर हम देखें तो क्या है, सीन लगभग सेम ही है ना। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं x बाई 2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए, ठीक है। 4 है इधर और इसमें लिमिट्स लगेंगे फ्रॉम 0 टू a, ठीक है। तो लिमिट्स पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे, x की जगह डाल देंगे a। तो देखो क्या होगा, a बाई 2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब एनीवेज ये जो मेरा टर्म है ये तो 0 हो गया, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स a बाई a, यानी कि साइन इनवर्स 1, ठीक है, ओके। उसके बाद माइनस, अब 0 डालेंगे, तो देखो 0 डालने से क्या होगा, माइनस 4 इंटू 0, जैसे ही x की वैल्यू डालेंगे ये पूरा 0 हो जाएगा, साइन इनवर्स 0 भी पूरा 0 हो जाएगा, तो यानी कि ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी जब हम वैल्यू देखेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगा 4 इंटू ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1 विल बी पाई बाई 2, क्योंकि साइन 90 यानी कि पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो 2 ये 4 कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल बी इक्वल टू पाई ए स्क्वायर। पाई ए स्क्वायर को देख के कुछ याद आया, एरिया ऑफ अ सर्कल बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पाई आर स्क्वायर, आर इज द रेडियस, यहाँ पे ए इज द रेडियस, तो इसीलिए एरिया ऑफ द सर्कल क्या निकला, पाई ए स्क्वायर, ठीक है, क्लियर हुआ, ओके। अब मैंने बोला था कि ये हमारा ऑप्शन 1 है, ऐसा क्यों बोला था, क्योंकि ये जो स्मॉल एलिमेंट हमने लिया था, यहाँ पर हमने कैसा एलिमेंट लिया था, वर्टिकल स्ट्रिप लिया था एक, देखो ऐसा वाला, राइट। अगर हम चाहते तो हम एक पतली सी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप भी ले सकते थे, जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने ये वाली हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ली है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ली है, तो इसकी थिकनेस क्या हो जाएगी, छोटी सी जो एलिमेंट है डी वाई ऑफ कोर्स। तो इस केस में, तो इस सिचुएशन में क्या हो जाता, एरिया ऑफ द सर्कल जो होता दैट वुड हैव बीन 4 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई होता, क्योंकि हम छोटे छोटे एलिमेंट्स ऐसे लेते, ऐसे 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 छोटे छोटे एलिमेंट्स लेते रहते हैं हम लोग, ठीक है। तो डी वाई कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट होती, यहाँ पर ओरिजिन पे y इज इक्वल टू 0 और इस पॉइंट पर y इज इक्वल टू a, ऑब्वियसली रेडियस ऑफ द सर्कल, तो ये 0 से लेकर के a तक होती। और क्या होता है इसमें, इन हर एलिमेंट्स के साथ साथ x भी तो चेंज हो रहा है, तो ये ऐसा होता। तो इस केस में हम x को y के टर्म्स में लिखते हैं और फिर इंटीग्रेट करते, बट रिजल्ट यहाँ पे भी उतना ही आता, दैट इज यहाँ भी हमें पाई ए स्क्वायर ही आंसर मिलता। तो चलो बच्चों देखते हैं हम दूसरा एग्जाम्पल, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द एलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। एलिप्स कैसा होता है, कुछ कुछ सर्कल के टाइप का होता है, बट इसकी जो रेडियस है वो ऑल अराउंड सेम नहीं होती है, तो ये जो काइंड ऑफ आप बोल सकते हो एक ओवल सॉर्ट ऑफ शेप होता है, तो इसीलिए यहाँ पर एक रेडियस आर के बदले में क्या होता है, ए और बी 2 एक्सिस होते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो लेंथ होता है दिस इज ए एंड ये वाला जो लेंथ होता है दैट इज बी, ठीक है, ओके। इतनी बातें हमें पता है,
कैसे निकालेंगे पूरा एरिया? पूरा एरिया निकालने के लिए पहले एक क्वार्टर पे फोकस करेंगे, जो यहाँ पर हमने रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है। सिर्फ इस रेड कलर के रीजन का एरिया निकालने के लिए हमने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट लिया, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर ये एलिमेंट लिया, कैसा, वर्टिकल एलिमेंट लिया, तो इसीलिए इसकी जो ये विड्थ है दैट इज dx। ठीक है, तो अब अगर हम सिर्फ रेड वाले रीजन की बात करें तो रेड वाले रीजन का जो एरिया होगा दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx इंटू वाई। कहाँ से कहाँ तक? x की वैल्यू देखो, ओरिजिन पे x की वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल टू 0। इस वाले पॉइंट पे x की वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल टू a, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर ये इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, 0 टू a। अब सवाल उठता है y को हम क्या लिखेंगे, वो हमें ये एक्सप्रेशन बताता है। ठीक है, अगर हम इस एक्सप्रेशन पे फोकस करें तो हम क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। करेक्ट, तो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, मान लो b को बाहर भी कर दिया तो रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। करेक्ट, तो y की यही वाली वैल्यू हम यहाँ पर डालेंगे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ b रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर dx फ्रॉम 0 टू a। ठीक है, अब जितने कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको बाहर कर लेते हैं। तो लेट्स से जैसे b को बाहर कर लिया क्योंकि b कांस्टेंट है। अब अगर अंदर हम झांके तो नीचे a स्क्वायर ले सकते हैं हम एलसीएम, तो ऊपर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ऐसा हो जाएगा। अब नीचे से इस a स्क्वायर को भी बाहर निकाल सकते हैं, रूट ओवर के बाहर आएगा तो ये a हो जाएगा, इसको हमने बाहर निकाल लिया, तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर dx फ्रॉम 0 टू a। ठीक है, अब अगर इस पे फोकस करें तो ये फॉर्मूले में बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल बिलोंग कर रहा है। अभी हमने फॉर्मूला देखा था इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो वही फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ भी। तो चलो देखें इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये हो जाएगा b बाई a। सबसे पहले तो x बाई 2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x बाई 2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a। ठीक है, और इसकी लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, 0 टू a। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? ओके, चलो अब हम वैल्यूज डालते हैं लिमिट्स की। तो b बाई ए तो बाहर है ही, पहले a डाला तो a बाई 2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो चलो उसको लिखा ही नहीं, सिर्फ 0 लिख दिया, माइनस इसमें a डाला तो क्या होगा, a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स a बाई ए यानी कि साइन इनवर्स 1। ठीक है, माइनस अब लोअर लिमिट डालेंगे। अब देखो यहाँ x को 0 डाला तो पूरा टर्म हो जाएगा 0, है ना। यहाँ पर अगर x को 0 डाला तो साइन इनवर्स 0 भी 0 हो जाएगा, तो ये भी पूरा टर्म 0। ठीक है, तो काफ़ी सिंप्लीफाइड हो गया, b बाई ए इंटू ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1 को हम लिख सकते हैं पाई बाई 2। ठीक है, तो एक a और यहाँ से एक कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया, तो यहाँ पर ये हो गया पाई ए बी डिवाइडेड बाई 4। बट लेट मी टेल यू बच्चों, ये जो एरिया हम निकाल रहे थे ये हम लोग सिर्फ रेड रीजन का एरिया निकाल रहे थे, मतलब सिर्फ इतने से पोर्शन का। बट मुझे तो पूरे एलिप्स का एरिया चाहिए, राइट। तो जब पूरे एलिप्स का एरिया चाहिए तो हम क्या कर देंगे, उस रेड रीजन का 4 टाइम्स, है ना। तो इसीलिए एरिया ऑफ एलिप्स क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ एलिप्स हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ जो एरिया हमने अभी अभी निकाला था, यानी कि पाई ए बी डिवाइडेड बाई 4। तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ पाई ए बी डिवाइडेड बाई 4, 4 कैंसिल हो जाएगा, सो पाई ए बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलो अब इसी का ये थोड़ा सा वेरिएशन देखते हैं।
कई जगह हम इंटीग्रल्स के हेल्प से निकालने की कोशिश करते हैं एरिया ऑफ द रीजन दैट इज बाउंडेड बाय अ कर्व एंड अ लाइन। मतलब एक कर्व है और एक लाइन है, ये दोनों से घिरा हुआ जो रीजन है उसका एरिया निकालने के लिए। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज एक कर्व है पैराबोला और एक स्ट्रेट लाइन है, तो पैराबोला और स्ट्रेट लाइन के बीच का जो रीजन है उसका एरिया निकालना हो, ऐसा हो सकता है। या फिर लेट अस से एक सर्कल है और एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये स्ट्रेट लाइन, एक्स एक्सिस और सर्कल के बीच का जो रीजन है उसका एरिया निकालना हो, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशंस में भी हम इंटीग्रल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर हम ये देखते हैं, लेट अस सपोज यहाँ पर एक पैराबोला है और एक स्ट्रेट लाइन है जैसा कि हमें दिख रहा है। तो अब ये जो पूरा रीजन जो है, जो ये स्ट्रेट लाइन और पैराबोला के बीच में है, बाउंडेड है, उसका मुझे एरिया निकालना है। तो इसमें हम क्या अप्रोच फॉलो करते हैं? पहले तो देखो हमने इस एरिया को दो इक्वल एरियाज में डिवाइड कर लिया है, राइट, क्योंकि जो हमारे एक्सिस हैं वो इसे दो इक्वल एरियाज में डिवाइड कर रहे हैं। एक को हमने ऑरेंज कलर से शो किया है और एक को हमने रेड कलर से शो किया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम अपना सारा फोकस रखेंगे सिर्फ रेड वाले रीजन में। एक बार रेड वाले रीजन का एरिया निकाल लिया तो उसी को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो हमें टोटल एरिया मिल जाएगा, है ना। तो अब रेड वाले रीजन पे फोकस करो, हमारा सेम अप्रोच रहेगा। हम एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, जैसे यहाँ पर हमने एक छोटा सा हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लिया है dy, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे x dy को कहाँ से कहाँ तक, y की किस वैल्यू से किस वैल्यू तक ये कर्व बनी हुई है यहाँ पर जिसका हम एरिया निकाल रहे हैं, फ्रॉम y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू 4। तो इसीलिए हम क्या इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x dy फ्रॉम y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू 4, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ताकि हमें टोटल एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड द लाइन मिल सके, ठीक है। तो कुछ ऐसा अप्रोच रहेगा। एक दो क्वेश्चन जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो ये अप्रोच बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो तैयार हो सभी लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? तो चलो देखें। तो बच्चों ये रहा हमारा प्रॉब्लम नंबर 1। Find the area of region bounded by the curve y square is equal to x and the lines x is equal to 1, x is equal to 4 and the x axis। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले तो हमें इन ग्राफ्स को प्लॉट करने पड़ेंगे। सबसे पहले जैसे कर्व है y स्क्वायर इज इक्वल टू x, इस इक्वेशन को देखते ही हमें पता चल रहा है कि इट हैज़ टू बी अ पैराबोला। तो ये हमारा पैराबोला है विच इज y स्क्वायर इज इक्वल टू x, ठीक है। इसके अलावा अगला लाइन है x इज इक्वल टू 1, मतलब भाई y की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, x की वैल्यू हमेशा 1 होगी। तो यहाँ पर देखो दिस इज माई x एक्सिस, x की वैल्यू 1 यहाँ पर है। लेट्स एज्यूम कि ये हमारा ओरिजिन है, सो ये जो पोजीशन है दैट इज x इज इक्वल टू 1। अब देखो y की चाहे कुछ भी वैल्यू हो, ये वाली जो रेड लाइन है दैट डिनोट्स x इज इक्वल टू 1, ठीक है, ओके। उसके बाद है x इज इक्वल टू 4, मतलब एक ऐसी ही लाइन जहाँ पे x की वैल्यू 4 हो। तो अब ये 1 था तो 2 3 4, सो बेसिकली ये जो लाइन है दिस डिनोट्स x इज इक्वल टू 4, ओके। एंड द x एक्सिस, ठीक है। अब x एक्सिस तो मैंने बता ही दिया था, ये हमारा x एक्सिस है। तो बेसिकली ये जो चारों चीजें हैं, इन चारों चीजों के बीच में घिरा हुआ जो एरिया है उसका एरिया निकालना है, राइट। तो ये कर्व, ये दो लाइंस और ये वाली लाइन के बीच वाला एरिया कौन सा वाला है? ये वाला है। तो हमें इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे? यहां पर भी हम एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे। तो सबसे पहले एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं। लेट अस सपोज ये हमारा एक पतला सा वर्टिकल स्ट्रिप है, तो ऑब्वियस सी बात है इधर x एक्सिस है, तो इसकी जो ये जो लेंथ है दैट इज लेट्स से dx, ठीक है। अब ऐसी ही बहुत सारे स्ट्रिप ऐसे 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 लगाते जाएंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो मुझे इस शेडेड पोर्शन का एरिया मिल जाएगा, ठीक है ना। तो जिस एरिया को हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं दैट एरिया विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dx, जहाँ पे dx यानी कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है, x की वैल्यू इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रही है। ये पॉइंट क्या है? x इज इक्वल टू 1। ये पॉइंट क्या है? x इज इक्वल टू 4, यानी कि x की वैल्यू 1 to 4 चेंज हो रही है, ठीक है। अब आप पूछोगे y को हम क्या लिखें? y को क्या लिखेंगे? ये एक्सप्रेशन बताएगा। इस एक्सप्रेशन से हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स, तो लिखो फिर। सो दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 4
रूट ओवर एक्स dx। ठीक है, रूट ओवर एक्स बोले तो x टू द पावर 1/2, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x टू द पावर 1/2 प्लस 1 यानी कि x टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, और इसमें लगेंगे लिमिट्स फ्रॉम 1 to 4। तो अब ये 3/2 जो नीचे है ये ऊपर आएगा तो 2/3 हो जाएगा, एनीवेज कांस्टेंट है, बाहर आ गया। अब x की वैल्यू एक बार 4 डालेंगे, 4 टू द पावर 3/2 माइनस x की वैल्यू 1 डालेंगे, 1 टू द पावर 3/2, तो ये क्या हो जाएगा 2/3 इंटू 4 टू द पावर 3 यानी कि 64 टू द पावर 1/2 यानी कि रूट ओवर 64 क्या होगा 8, तो 8 माइनस 1 दैट इज 7, 7 टू 14, 14/3 इतना स्क्वायर यूनिट्स। So this will be the area of the shaded region. Let's look at problem number 2. Find area of the region in the first quadrant enclosed by x-axis, x is equal to root 3y and the circle x square plus y square is equal to 4. एक एक करके ड्रॉ करेंगे सब कुछ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये सर्कल है, विच मीन्स 4 बोले तो दिस इज एक्चुअली 2 स्क्वायर, विच मीन्स ये 2 जो है ये क्या है, ये इस सर्कल का रेडियस है। ठीक है, तो यहां पर हमने ये सर्कल बना दिया है। ठीक है, विच मीन्स अभी देखो ये जो ग्राफ पेपर है ना उसको इग्नोर करो। ठीक है, सिर्फ ये समझो कि कहाँ पे क्या कैलिब्रेशन होगा। सो दिस इज द ओरिजिन, तो ये सर्कल का जो रेडियस का ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, उसी तरह इस पॉइंट पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, एज्यूमिंग दिस इज द x एक्सिस एंड दिस इज द y एक्सिस। ठीक है, ओके। उसके बाद देखो, सो एरिया निकालना है दैट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा है, ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, है ना। तो अभी हमें एरिया पे फोकस करना है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉल करेगा। एनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस, एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर 3y, तो x इज इक्वल टू रूट ओवर 3y, ये एक स्ट्रेट लाइन है जैसा कि हमें दिख रहा है, ये है x इज इक्वल टू रूट ओवर 3y। तो पहले क्वाड्रेंट में ये वाले लाइन एक्स एक्सिस और ये वाले सर्कल का पोर्शन, इससे घिरा हुआ जो एरिया है, दैट मीन्स हम लोग इस वाले एरिया को निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, ओके। तो चलो इनका कुछ नाम रख देते हैं। लेट अस नेम दिस पॉइंट एज ए, लेट अस नेम दिस पॉइंट एज बी। तो मुझे OAB इस पूरे रीजन का एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे, पहले तो थोड़ा गौर से देखते हैं कि ये रीजन है क्या। अगर लेट से यहां से मैं एक परपेंडिकुलर बनाऊं, ठीक है, एंड लेट अस कॉल दिस पॉइंट एज C, तो हमें क्या दिख रहा है कि ये एक ट्रायंगल है AOC। AOC क्या है, ये एक ट्रायंगल है ना। तो अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं, और उसके बाद अगर हम इस वाले शेप का, ध्यान रहे कि ABC जो है दैट इज नॉट अ ट्रायंगल, क्योंकि ये एक आर्क है ऐसे, तो इस वाले पोर्शन का अगर एरिया हम निकाल लें तो दोनों को जोड़ के हम इस पूरे रिक्वायर्ड रीजन का एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है, जो एरिया हमको निकालना है, दैट एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ABC। देखो बच्चों, ऑनेस्टली स्पीकिंग ट्रायंगल का एरिया निकालना काफ़ी आसान रहेगा। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, एंड लेट मी टेल यू, ये इतना ज़्यादा पेचीदा होगा नहीं। ठीक है, हालांकि वो भी हम निकालेंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो ये ट्रायंगल का एरिया निकलेगा। अब निकालना होगा इधर वाला ABC का जो एरिया है वो कैसे निकलेगा। उसके लिए हम एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे बीच में। लेट अस सपोज हमने एक स्मॉल वर्टिकल स्ट्रिप ऐसे करके एक एलिमेंट ले लिया। अब ये जो वर्टिकल स्ट्रिप की जो डायमेंशन है, लेट से दैट इज dx। ठीक है, और ऐसे ही छोटे छोटे अगर हम वर्टिकल स्ट्रिप से इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा काम बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है।
ओके, बट इसके लिए हमें ये वाला जो पॉइंट है, पॉइंट सी पर x की क्या वैल्यू है वो पता होनी चाहिए, क्योंकि हम इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, पॉइंट सी से पॉइंट बी तक करेंगे। पॉइंट बी पे तो x की वैल्यू 2 है, हमें पता है, लेकिन पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट क्या है वो हमें नहीं पता है, तो वो हमें निकालना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से आगे के इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए हमें पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स भी निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलो पहले इन चीज़ों को भी निकाल लेते हैं। तो चलो सबसे पहले निकालते हैं हम पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसको हम लोग साइड में लिखते हैं। लेट अस सपोज इसको हम इधर इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पॉइंट ए जो है ये क्या है बेसिकली, लेट अस राइट इट हियर। पॉइंट ए जो है, ये पॉइंट ए क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल एंड द लाइन। मतलब ये जो हमारी ग्रीन वाली लाइन है और ये जो सर्कल है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये पॉइंट ए, है ना। तो यानी कि पॉइंट ए का जो भी कोऑर्डिनेट हो वो कोऑर्डिनेट इस लाइन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और इस सर्कल की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। करेक्ट, दैट इज व्हाट इट मीन्स। ओके, अगर ऐसी बात है तो चलो निकाल के देखते हैं। तो देखो जो लाइन का इक्वेशन है दैट इज x इज इक्वल टू √3y। ठीक है, और जो सर्कल का इक्वेशन है दैट इज x² प्लस y² इज इक्वल टू 4। इसका मतलब दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए, x और y की ऐसी वैल्यू होनी चाहिए। तो चलो x इज इक्वल टू √3y को इस इक्वेशन में डाल देते हैं, तो ये √3y का होल स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल टू 4। तो ये 3y² प्लस y² यानी कि 4y² इज इक्वल टू 4, यानी कि y² इज इक्वल टू 1, यानी कि y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। बट यहाँ पर हम सिर्फ +1 कंसिडर करेंगे क्योंकि यहाँ पर सारा मुद्दा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है ना, और फर्स्ट क्वाड्रेंट पे तो भाई पॉइंट पॉजिटिव ही होगा, है ना। तो y की वैल्यू हमने 1 निकाल ली, तो इसका मतलब ये a जो पॉइंट है इसका y कोऑर्डिनेट है 1। इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ, x कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका, इस वाले पॉइंट का यहीं से निकालेंगे। x इज √3y, अगर y की वैल्यू 1 निकली है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 हो जाएगी, है ना। तो यानी कि इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा √3। क्लियर है, तो हमने इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लिया है, पॉइंट ए का। अब इसके हेल्प से देखो सी का हम निकाल लेंगे, क्योंकि इस पिक्चर को देखते हुए हमें ये दिख रहा है कि पॉइंट ए का जो डिस्टेंस है वाई एक्सिस से, पॉइंट सी का भी वही डिस्टेंस है वाई एक्सिस से। ठीक है, यानी कि इन दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट विल बी सेम। तो यानी कि ये जो पॉइंट सी है इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट होगा √3 और वाई कोऑर्डिनेट होगा 0, क्योंकि देखो ना वाई एक्सिस पे ये लाई ही एक्स एक्सिस पे कर रहा है, तो ऑब्वियसली इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हमने इन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब देखो कैसे फटाफट सॉल्व होगा। अब दोनों चीजें निकाल लेंगे एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ ABC रीजन। तो ABC रीजन में मैंने क्या किया है, जैसा कि मैंने बताया, एक पतला सा देखो मैंने एलिमेंट ले लिया है, ग्रीन कलर में हाईलाइटेड है, विच इज dx। सो इंटीग्रेशन ऑफ y dx करेंगे हम। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, पॉइंट C से पॉइंट B तक। पॉइंट C पे x की वैल्यू है √3, पॉइंट B पे x की वैल्यू है 2, तो ये हो जाएगा √3 से 2 तक। अच्छा, y की वैल्यू हम लिखेंगे क्या, y की वैल्यू मुझे ये एक्सप्रेशन बताएगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि y² इज इक्वल टू 4 - x², यानी कि y इज इक्वल टू √4 - x²। तो ये हो जाएगा √4 - x² dx फ्रॉम √3 to 2। अब मुश्किल लग रहा है ये इंटीग्रेशन, नॉट रियली, √a² - x² वाला फॉर्मेट ही है। तो इसे हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। ठीक है, और इसमें हमने लिमिट्स डाल दी √3 से लेकर के 2 तक। क्लियर,
अब वैल्यूज डालेंगे, पहले 2 डालेंगे। जैसे ही हम 2 डालेंगे ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि 4 - 4 0, तो ये 0 हो गया। प्लस जब 2 डालेंगे तो ये हो जाएगा 4/2 इंटू साइन इनवर्स 1, ठीक है, ओके। माइनस अब √3 डालेंगे। जब √3 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √3/2 इंटू 1, क्योंकि √3 का स्क्वायर इज 3, 4 - 3 इज 1, √1 इज 1, प्लस 4/2 साइन इनवर्स √3/2, सो साइन इनवर्स √3/2, ठीक है। तो चलो इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये तो 0 है, साइन इनवर्स 1 इज π/2, तो ये हो जाएगा 4/2 इंटू π/2, सो ये 2 2 4 सब कैंसिल हो जाएगा। माइनस इधर हो जाएगा √3/2 माइनस 2, साइन इनवर्स √3/2, तो साइन का टेबल याद करो, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, बोले तो π/3, ठीक है। तो अब ये क्या आ जाएगा निकल के, पाई माइनस 2π/3 माइनस √3/2, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू π/3 माइनस √3/2। तो ये जो वैल्यू निकल के आई, ये कौन सा एरिया है, ये है ये छोटा वाला एरिया, राइट, यानी कि ABC का एरिया। अब निकालना क्या बाकी है, AOC, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना अभी भी बाकी है, तो चलो निकालते हैं। तो चलो यहां पर हम निकालेंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल AOC। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस ट्रायंगल का बेस क्या है, OC का लेंथ, तो देखो C का जो x कोऑर्डिनेट है दैट इज √3, हाइट क्या है, ये है AC का जो हाइट है वो क्या है, इस A का y कोऑर्डिनेट दैट इज 1, तो ये हो जाएगा √3/2, ठीक है। ये हो जाएगा इस ट्रायंगल का एरिया। अब जब मैं एक्चुअली पूरा जो मेरा रिक्वायर्ड एरिया है ये जब मैं निकालूंगी तो मैं क्या करूंगी, दोनों को ऐड करूंगी। तो देखो पहला एरिया मैंने क्या निकाला, पहला ट्रायंगल का एरिया मैंने निकाला √3/2, और ABC रीजन का एरिया मैंने क्या निकाला, π/3 माइनस √3/2, तो √3/2 कैंसिल हो गया, सो दिस विल बी π/3 स्क्वायर यूनिट्स। सो दिस इज द एरिया ऑफ द शेडेड पिंक रीजन। तो बच्चा पार्टी ये आ गया प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 कह रहा है द एरिया बिटवीन x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू 4। सबसे पहले ये दोनों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एक पैराबोला है जैसा कि हम देख रहे हैं, x इज इक्वल टू 4 एक स्ट्रेट लाइन है जहां पर x की वैल्यू हमेशा 4 है। अब इन दोनों के बीच का जो रीजन है, मतलब ये वाला जो बीच का इनका रीजन है, इसको दो इक्वल हिस्सों में बांट रहा है एक लाइन x इज इक्वल टू a। मतलब कोई एक ऐसी लाइन है इनके बीच में से जाती हुई विच इज x इज इक्वल टू a, जो इन्हें दो इक्वल एरियाज में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, चलो कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे देखते हैं। कुछ नामकरण कर लेते हैं। ये हमारा ओरिजिन O है। लेट अस से कि ये है पॉइंट A, ये है पॉइंट B, ये है पॉइंट C, ये है पॉइंट D, ये है E और ये है F। ठीक है, इससे थोड़ी आसानी रहेगी। अब देखो ये जो x एक्सिस है, x एक्सिस के सिमेट्रिकल है ये पूरी पिक्चर, मतलब x एक्सिस के ऊपर जितना है नीचे भी उतना ही है। ठीक है, तो फॉर द टाइम बिंग चीज़ों को थोड़ा सिंपल रखने के लिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इधर का एरिया और इधर का एरिया बराबर है, क्योंकि x इज इक्वल टू a जो लाइन है ये दोनों को इक्वल हिस्सों में बांट रहा है। ठीक है, सो बोलने का मतलब है कि ये वाला जो रीजन है, ठीक है, अभी मैं नीचे का एज्यूम नहीं कर रही हूं, जस्ट टू कीप इट सिंपल। ठीक है, तो ये एरिया और ये एरिया बराबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, सो मैं कह सकती हूं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ OEC इज इक्वल टू
एरिया ऑफ EFDC। ठीक है, ऐसा मैं कह सकती हूं। सुपर। अब क्या करो, एरिया ऑफ OEC निकालो, एरिया ऑफ EFDC निकालो, दोनों को अलग अलग से निकालो। ठीक है, तो सबसे पहले निकालते हैं एरिया ऑफ OEC। ठीक है, ये OEC के एरिया को निकालने के लिए क्या करेंगे, हम अपना वही ट्रिक यूज करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे। तो लेट अस सपोज कि मैंने एक ऐसे छोटा सा एलिमेंट लिया dx। ठीक है, तो यहां पर इसका एरिया कैसे निकालेंगे हम, इंटीग्रेशन ऑफ y dx। अब बच्चों आप मुझे ये बताओ, dx की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज हो रही है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, करेक्ट। तो ये तो ओरिजिन है, यानी कि x इज इक्वल टू 0 है ओरिजिन पे। पॉइंट E पर x की वैल्यू क्या होगी, अब देखो पॉइंट E किस लाइन पे लाई कर रहा है, x इज इक्वल टू a पे, तो यानी कि इस पॉइंट पर x की वैल्यू है a। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 0 टू a। y को हम क्या लिखेंगे, रूट ओवर x, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन रूट ओवर x dx फ्रॉम 0 टू a। तो x टू द पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x टू द पावर 1/2 प्लस 1, यानी कि x टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, जिसको हम 2/3 लिख सकते हैं। दिस इज फ्रॉम 0 टू a। तो ये वैल्यू निकल के आएगी 2/3 a टू द पावर 3/2। ठीक है, ये मेरा निकल गया इधर वाला एरिया। ओके, अब चलो दूसरे साइड का निकालेंगे। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ EFDC। ठीक है, तो ये जो EFDC है, अब इसका एरिया निकालेंगे। कैसे, यहां पर भी लेंगे एक छोटा सा एलिमेंट, जैसे कि हमने यहां पे लिया, एज्यूमिंग ये dx है। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ y dx। dx की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज होगी, देखो dx की वैल्यू पॉइंट E से पॉइंट F तक चेंज हो रही है। पॉइंट E पर x की वैल्यू क्या है, a, और पॉइंट F पर x की वैल्यू क्या है, देखो F जो पॉइंट है ये किस लाइन पे लाई कर रहा है, x इज इक्वल टू 4 पे, तो यानी कि इसका अपर लिमिट हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पर भी हम इसको रूट ओवर x dx ही लिखेंगे फ्रॉम a टू 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2/3 x टू द पावर 3/2, क्योंकि इंटीग्रेट तो ऐसे ही करेंगे फ्रॉम a टू 4, तो ये हो जाएगा 2/3 4 टू द पावर 3/2। 4 टू द पावर 3 बोले तो 64, उसका स्क्वायर रूट बोले तो 8, तो ये हो जाएगा 8 माइनस a टू द पावर 3/2। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों एरियाज की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला एरिया को जो वैल्यू आया और ये वाले एरिया का जो वैल्यू आया, ये दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। क्वेश्चन तो वही कह रहा है, तो चलो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। अगर दोनों को हम इक्वेट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2/3 a टू द पावर 2/3 a टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू 2/3 इंटू 8 माइनस a टू द पावर 3/2। 2/3 कैंसिल हो जाएगा, दोनों a वाले चीज़ों को एक तरफ ले आते हैं, तो इधर हो जाएगा 2a टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू 8। तो इसे हम लिख सकते हैं a टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू 8/2 दैट इज 4। तो इसे हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 4 टू द पावर 2/3। तो ये हो जाएगी a की वैल्यू और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो बच्चा पार्टी, इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं इस वीडियो के एंड तक, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर। और अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट्स में जरूर लिख के बताना कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर। मैं आपको जल्दी ही मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।